नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। सभी साथियों का जो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा वेलकम है। विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों का जो मेरे साथ में एकदम ताजा ताजा जुड़े हैं। ताजा ताजा से मतलब है कि उनके पास में हमारा सब्सक्रिप्शन नया है और नए सब्सक्रिप्शन के साथ में उन्होंने आज डे 1 से क्लास शुरू करनी है। पहली स्वागत तो उनका है। दूसरा स्वागत उन सभी मित्रों का है जो कि अब तक मेरी पुरानी क्लासेस देख चुके हैं लेकिन लाइव पहली बार आए हैं। उन्हें अन्य एडुकेटर्स की क्लासेस भी दिख चुकी हैं। सभी का वेलकम। वेलकम के साथ साथ एक चीज हम आपको और याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं तो आपकी जो सबसे बेसिक इंक्वायरी होती है कि क्लासेस कहाँ से शुरू करें, किस किस की क्लासेस शुरू करें, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तमाम जानकारियों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि डे 1 है, डे 1 में सबसे पहली जानकारी जो दी जाती है वो इंट्रोडक्टरी जानकारी होती है। मैं क्लासेस शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ बेसिक और जरूरत की बुनियादी जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी ये है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों के लिए आपने आज से अगर शुरू किया है तो कोई भी टीचर की क्लास आप पढ़ें। अब आप पूछेंगे सर किस टीचर की क्लास हमें पढ़नी चाहिए? देखिए, सबके अपने अपने आइडिया, अपने अपने विजन हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्लास उससे पढ़नी चाहिए जिससे सब लोग पढ़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत सारे सुपरस्टार्स पसंद नहीं है। बहुत सारे सुपरस्टार से मतलब है, हो सकता है आप में से किसी को रणवीर कपूर पसंद हो, किसी को रणवीर सिंह पसंद हो, किसी को सलमान खान, किसी को शाहरुख खान, किसी को अजय देवगन। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। एग्जैक्टली टीचिंग के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है में से मेरे कुछ मित्र ऐसे हों जिन्हें अपने ही लेवल पर किसी भी टीचर की पढ़ाई समझ में आ जाए। फिर आप पूछेंगे सर हम कैसे डिसाइड करें किसका पढ़ना है? इसके लिए हम आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहेंगे। अनुभव ये है कि आपको इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जिसकी भी आप क्लास पढ़ना चाहें उसकी आपको क्लास तो मिल सकती है ना? आप मेरी क्लास पढ़ें, मेरे अलावा किसी और टीचर की जीके की क्लास पढ़ें, मैथ्स में किसी और टीचर की क्लास पढ़ें। आपको करना क्या है, मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूँ जिससे कि आप, जैसे आप लोग ना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो चला के देखते हैं। आप बहुत सारे वीडियो चला के देखते हैं, उनमें से कोई एक वीडियो आपको पसंद आ जाता है कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो है हमारी जैसी बातें कर रहा है। ऐसे ही अनअकैडमी में आपको भर भर के टीचर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, किसी भी टीचर को सेलेक्ट करना है। लेट्स से आपने अंकित अवस्थी को सेलेक्ट किया। अंकित अवस्थी को सेलेक्ट करते ही आप इसके डे 1 वाले लेक्चर पे पहुंच जाइए। जैसे आज हमारा ये डे 1 लेक्चर है। हर सब्जेक्ट का एक डे 1 लेक्चर होता है ना? जैसे आज मान लीजिए कि मुझे आपने आज ज्वाइन किया तो मेरा पुराना जो कोर्स पड़ा है उसका डे 1 लेक्चर निकाल लीजिए। उस डे 1 में जो बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें बताई गई हैं उन्हें देखिए। उन्हें देखने के बाद में मुझे 15-20 मिनट सुन के देखिए। आधा घंटा सुन के देखिए। पता चल रहा है कि मैंने शुरुआती लेक्चर में केवल और केवल फाउंडेशन दी थी। आप दूसरे दिन का लेक्चर और देखिए, पढ़ के देखिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कंटिन्यू करिए। नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा टीचर ट्राई करिए। क्योंकि आपको अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन में सबसे बढ़िया जो चीज मिल रही है वो क्या है, आपको चुनने की आजादी। आप जिससे पढ़ना चाहें उससे पढ़ सकते हैं। नंबर 1, एग्जैक्टली यही सब चीजें आप मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आप चीज ट्राई कर सकते हैं। आप आराम से जाकर के बहुत अच्छे से टीचर्स की, भाई प्लीज किसी भी टीचर का कमेंट बॉक्स में यहाँ नाम ना लिखें। अनअकैडमी पर सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक है। मैंने जैसे कहा ना, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मैं पसंद आता रहूं लेकिन कुछ को मैं पसंद बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। और ये होना भी चाहिए क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवान से भी लोग नफरत करते थे यार, मैं तो टीचर हूँ, है ना? तो और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनोपोली किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। आप आराम से अपने टीचर को ट्राई करिए। आप पूछेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। यार कैरियर आपका है, आपका भविष्य खराब हो इससे अच्छा है कि शुरुआत में 1-2 दिन दे दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है? आपका भविष्य खराब हो जाए, आपको चीजें समझ में ना आए, आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी 4 जगह इधर-उधर भागते फिरें, उससे अच्छा है ना कि आप सब्सक्रिप्शन को बहुत अच्छे से ट्राई कर लें। है ना बेटा? तो इसके लिए मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप बढ़िया से जो भी अच्छा लगे वो देखें, ठीक है? और हाँ, एक चीज मैं और आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि देखने के साथ-साथ आप एक काम और कर सकते हैं और वो ये कि आप अपने द्वारा कोई बुक जरूर पढ़ें। बुक जरूर पढ़े से मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हम ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं क्या? भाई आप ल्यूसेंट क्या, आप चाहे पनोरमा पढ़े चाहे मनोरमा पढ़े, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप बुक जरूर पढ़ें। एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर एक छोटी सी चीज और होनी चाहिए और वो क्या है,
कि वो जो भी चीजें पढ़ रहा है उन्हें वो एक और सोर्स से भी पढ़ता चले पैरेलली। रीजन है, कई बार टीचर ऐसी चीजों को आपके लिए छोड़ देता है कि यार ये पढ़ लेना, और हम सोचते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाया है बस वही पढ़ना है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ल्यूसेंट पढ़िए, आप अरिहंत पढ़िए, आप मनोरमा पढ़िए, आप किरण पढ़िए, आप हमारी आरबीडी पढ़िए, आपको जो मिल जाए पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। कारण क्या है, होता ये है साथियों, एनसीईआरटी पढ़िए। रीजन क्या है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टाइटल सिखाया, सिखाने पर मुझे लगा कि यही सिखाना था, लेकिन आपने इसलिए छोड़ दिया। ये गलती मेरे साथ हुई थी वंस अपॉन ए टाइम, कि मैंने एक बार केवल क्लास के टीचर्स के ही नोट्स पढ़ लिए कि क्लास के टीचर ने पढ़ाया बस इतना ही पढ़ना है। बचपन की बात है, और मतलब मिड ईयर टर्म के एग्जाम थे, और पता चला कि साहब एग्जाम में ऐसे ऐसे बाउंसर सवाल आ गए कि मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है। तो होता क्या है ना, आप लोग कृपया करके दिमाग में ये बिठाएं कि कोई सी भी चीज आपको पढ़नी हो, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कृपया करके ये भी मुझसे मत पूछिए। आप आराम से जो किताब पढ़नी है पढ़िए। आप आराम से गूगल सर्च करिए, बेस्ट बुक इन मैथ देखिए, बेस्ट बुक इन जीके देखिए, जो भी आपको ठीक ठाक लगे जो भी पढ़िए, और कुछ भी ना मिले ना तो एनसीईआरटी पढ़िए। क्योंकि जो भी इस दुनिया में बना फिर रहा है, अगर हम भी आज बोलते हैं कि भाई मेरी बुक बहुत अच्छी है, तो मेरी बुक असल में मेरी बुक अच्छी नहीं है, वो कॉपी पेस्ट है। वो कहीं ना कहीं से चार जानकारी इसमें से उठाई, चार जानकारी उसमें से उठाई, चार जानकारी इंटरनेट पे से उठाई, चार जानकारी किसी अखबार में से उठाई, तब जाके वो किताब बन गया है ना। कोई भी किताब अपने आप में हमारे द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, ये वेरी मच ऑनेस्ट बात है। कोई भी टीचर, हम लेखक नहीं है यार, हम टीचर हैं, हम राइटर्स थोड़ी हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी किताब आती है, हमारी किताब पढ़ो। हम लोगों ने एक अच्छा कंपाइलेशन किया है, हम लोगों ने उधर से इसका वो उठाया, इसका वो उठाया, और आपको उठाकर अपनी समझ के हिसाब से पकड़ा दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई आज मान लीजिए कि मैं आपको करंट की क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, तो करंट की क्लास में ये थोड़ी कि वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, नहीं भाई, वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं, और हो भी नहीं सकता यार। मैं पत्रकार थोड़ी हूँ, मैं द हिंदू से ले रहा हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस से ले रहा हूँ, या मैं 10 अखबारों से ले रहा हूँ, है ना, कुछ कई इंटरनेट की वेबसाइट्स पर से उठा रहा हूँ जानकारी, सरकारी वेबसाइट्स पे उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप तक मुझे राइट जानकारी पहुंचानी है। आपको ऐसा करना है ना, किसी भी इस भावना से। कई बार विद्यार्थी, और ये सारे भाषणबाजी में आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका डे 1 है और हम बहुत दिनों बाद मिले आज, मतलब लगभग 10 दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। तो ऐसी स्थिति में ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपस में बातचीत किए हुए। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है। अच्छा, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इस कंटेंट को आप लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो कंटेंट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, इस कंटेंट को आपको यहीं पर क्लास खत्म होने के बाद डाउनलोड नाउ का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप मेरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मेरा कंटेंट दिखा देता हूँ जो आपको अभी मिलने वाला है, जिसके थ्रू हम वर्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। आप ये सारी की सारी जो स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको एज इट इज मिल जाएंगी। ठीक है, आप इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, आप इनको मतलब जैसे भी चाहे मोबाइल में सेव कर सकते हैं, आप जिस तरह से आप अपने पास रखना चाहें इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कुछ विद्यार्थी मुझसे एक चीज का निवेदन कर रहे हैं कि मैं A4 उपलब्ध करवा दूं। भैया मुझसे निवेदन ये स्वीकार आप लोग कर लीजिए कि मैं A4 नहीं करवा पाऊंगा, और मैं इसके पीछे की कहानी भी बता देता हूँ कि मैं A4 इसलिए नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि असल में क्या होता है कि मैं A4 की जानकारी देने के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ और फिर खामखा परेशान होता हूँ। इसका मैंने तरीका बता दिया। कृपया करके आप लोग इन स्लाइड्स को एक पेज पे 3 स्लाइड्स निकलवाने का कष्ट करें। एक पेज पे 3 स्लाइड्स निकलवा लीजिए, उससे A4 बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका पास काम वहां से चल जाएगा। एक पेज पे 3 स्लाइड, ये कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो 2-3 बातें हमने आज डिस्कस कर ली। नंबर 1, क्लासेस कहां से पढ़नी है, तो आंसर है डे 1 से पढ़नी है, नंबर 1। नंबर 2, क्लास में दिया जाने वाले कंटेंट का क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद में क्लास की बगल में 3 डॉट आते हैं, वहां पर लिखा आता है डाउनलोड नाउ, वहां से कंटेंट को डाउनलोड कर लेना है। नंबर 3, कंटेंट के अलावा और कौन सी टीचर की क्लास पढ़नी है, तो टीचर के लिए जो आपकी जरूरत हो उस टीचर की क्लास को आप खुद से अनअकैडमी पर सर्च करिए। आप 1 से लेकर के 50, 60, 100, 70 जितनी आपकी सुविधा पड़े आप पढ़ते चले जाइए। अनअकैडमी पर टीचर खूब सारे हैं, लेकिन सबकी फिर से वही वाली बात, डे 1 की क्लास पढ़ के देखिए। नंबर 4, सर एक दिन में मैं कितनी क्लास पढ़ूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो साथियों, हाँ, नोट्स बनाए कि नहीं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स का क्या करें, हाँ ये भी मैं सिखा देता हूँ।
एक दिन में कितनी क्लासेस, हाउ मेनी क्लासेस? तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो तो उसमें आपका दिमाग खर्च कतई नहीं होता है, ठीक है? आप लोग पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उसमें आपका दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं होता है, खर्च तो टीचर का होता है, आपका इंटरनेट खर्च होता है। आप तो बस शांति से बैठ के सुन रहे होते हैं। तो सुनने का काम तो आप कहीं भी कर सकते हैं। सुनने का काम कहीं भी कर सकते हैं, इससे मतलब हुआ आपने अपनी एक बुक खोल करके रखी हुई है, आपने यहाँ पर टीचर को मोबाइल में चला रखा है, इधर बुक खोल रखी है। मान लीजिए मैंने आज मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाया, ये पूरा चैप्टर कट कॉपी पेस्ट है, कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो आप लोग पैरेलली एनसीईआरटी खोल लीजिए, है ना? तो एनसीईआरटी को खोल लिया आपने और एनसीईआरटी को खोल करके आपने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर पढ़ते चल रहे हैं, टीचर की बात को समझते चल रहे हैं। पैरेलली आपने पढ़ते पढ़ते इस क्लास को भी खत्म कर लिया और यहाँ के टीचर को भी खत्म कर लिया, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो टीचर की क्लास के साथ साथ आप ये काम कर सकते हैं, दो चीजें एक साथ चल के। फिर भी सर मैं तो एक बार में सारी क्लासेस सुनूंगा पहले, फिर जाकर खुद से पढ़ूंगा। बेटा क्लास सुनने का कोई फायदा नहीं होता, वो सारी की सारी बातें आप भूल जाते हैं, आप सारी बातें भूल जाते हैं। क्लास में जो आपने सुना वो दूसरे दिन ही गायब है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं वो सारा की सारा मामला कचरा हो जाएगा। तो कृपया करके आप क्लासेस चाहे दिन में 3 पढ़ें, 4 पढ़ें, 5 पढ़ें, 6 पढ़ें, लेकिन यदि आप साथ साथ पैरेलली खुद से नोट्स नहीं बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, नोट्स तो आप देते ही हैं, नोट्स तो आप दे ही रहे हैं ना, आपने कहा है ये रहे नोट्स, फिर हम मैं नोट्स क्यों बनाऊं? बिल्कुल सही बात है। आप नोट्स मत बनाइए, आप क्या करिए, आप अपने पास में, अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी कौन सी क्लास? विवेक आपको ये जिस चैप्टर जिस क्लास में मिल जाए वहां से उठा लेना। बेटा इतना भी स्पून फीडिंग मत लो, है ना? स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि इतने भी लल्ला मत बनो कि हम तुम्हारे मुंह में दाना डालें और तभी जाकर के तुम दाना चुगो, है ना बेटा? खुद से भी थोड़ा मेहनत कर लो, खोज लो यार, ठीक है ना? मतलब एक फिर से मैंने कहा ना 10 चीजों में से संकलित है ये, इधर से उधर से कोई ना कोई सी चीज से तो उठाया गया होगा, थोड़ा सा कर लो यार, है ना? थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग जब अपनी क्लास को पढ़ें तो पढ़ते समय पेन पेपर लेके बैठे। पेन पेपर लेके इसलिए बैठे कि सर जो बात बोल रहे थे उनमें से कोई बात मुझे ऐसी लगती है जो लिख लेनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन के अंदर आपको मेरी क्लास में से एक भी लाइन ऐसी ना लगे जो लिखने की जरूरत हो, आपको लगे कि यार नोट्स में सारी बात सर ने दे ही रखी है, मैं यहाँ से पढ़ लूंगा, लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं यार मैं खाली हाथ बैठा रहूंगा ना तो मैं दिमाग 70 जगह चलेगा, तो आप कोई ना कोई पॉइंट ऐसे ही मार्क करते हुए लिखते चलिए। हो गया? उम्मीद है मैंने आपको सारे बेसिक आइडियाज दे दिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की जो जर्नल क्वेरी है उनके आंसर दे दिए हैं। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर अधिकांश सामान्य प्रश्नों के जवाब डे 1 में जो मिलने चाहिए थे वो दे दिए। अच्छा, इसके अलावा मेरी क्लास का टाइमिंग केवल 40 मिनट होगा, मैं 40 मिनट पढ़ाऊंगा। उस 40 मिनट से पहले 5 मिनट बतियाऊंगा। आज मैंने 5 मिनट की जगह 15 मिनट बतिया लिया है क्योंकि लेक्चर नया है, और क्लास खत्म होने के बाद भी 10 मिनट बतियाऊंगा। ये मेरे बतियाने का टाइम टेबल है। इस मिनट बतियाने का मतलब ये है कि हमारी अनअकैडमी पर आपको एक फैसिलिटी दी गई है जिसका नाम है रेज हैंड फैसिलिटी। रेज हैंड फैसिलिटी के तहत आप टीचर से फोन पे बात कर सकते हैं, तो आप हमसे शुरुआत में और अंत में बात भी कर पाएंगे, है ना? तो 10 मिनट बाद में और 5 मिनट पहले ये बतियाने का समय रहेगा। इसके दौरान मतलब ये हुआ कि आप बीच में, क्लास के बीच में कोई भी चीज मत पूछिएगा, केवल वही पूछना जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में ना आ रहा हो। जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसमें से कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ही आप बीच में कमेंट करिएगा, अदरवाइज आप बीच में कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। डन? चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन है, कोई पॉइंट आपको जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो समझ में ना आ रहा हो, बीच में भाई गुरुजी आप मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, गुरुजी आप मुझसे गुस्सा हैं, गुरुजी आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये सब फर्जी फर्जी बातें मत लिखिएगा, है ना? मतलब मेरा किसी भी विद्यार्थी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से कोई मित्रता है। आप सब मेरे विद्यार्थी हैं और सबका भविष्य सुधरे, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है ना? तो कृपया करके पढ़ाई शुरू करें। चलिए साथियों, आज का हमारा टाइटल है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी घूमती क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी घूमती क्यों है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पृथ्वी घूमना कितने प्रकार से होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बोले कितने प्रकार से, क्या मतलब इसमें भी कोई प्रकार है क्या, कितने प्रकार से घूमती है? आपको तो पता नहीं कि कोई ऐसा प्रकार भी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है। एक अपनी अक्ष पर कि भैया ये डंडा है, समझिए इसके ऊपर ही घूमती चली जा रही है लट्टू की तरह, और एक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है।
सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो ये जैसे सूर्य है, इसके चारों तरफ ये देखिए, ये चक्कर लगाने के लिए प्रॉपर तरीके से चक्कर काटने के लिए बैठी हुई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है। अब इनमें से घूमना किसे कहा गया है, ये सारी बातें आज के सेशन में आप सीखेंगे। पृथ्वी के घूमने के फायदे क्या होते हैं, पृथ्वी घूमती ही क्यों है, स्थिर क्यों नहीं रहती, ये भी आप सीखेंगे। अब चूंकि घूमती क्यों है इसका जवाब तो खोजना मुश्किल है, लेकिन घूमने से हमें क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान है, यदि ये भी पता चल जाए तो भी बहुत फायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ। अब इसका क्या मतलब है साथियों, ये रही पृथ्वी। अब पृथ्वी को घूमना है, ऐसे भी घूम सकती है, और पृथ्वी को घूमना है ऐसे भी घूम सकती है। दोनों प्रकार से पृथ्वी घूम सकती है। अब हम पूछते हैं कि सर दोनों प्रकार से घूम सकती है का क्या मतलब है, मैं आपको बता। देखिए पृथ्वी पर ना चार चीजें हैं जो आपको डे वन से पता होनी चाहिए। आप में से कुछ विद्यार्थियों को मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, एक जानकारी और ले लीजिएगा, वो ये कि कृपया करके आपस में भी क्लास में मत बतियाइएगा। ये कोई चैट रूम नहीं है, ये कोई मतलब फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टा नहीं है कि आप एक दूसरे से बतियाएं। एक दूसरे से भी रेस्पॉन्ड मत करिए। किसी और की जानकारी है, मैं कई बार जानबूझ के कमेंट इग्नोर कर रहा होता हूँ। इग्नोर से मतलब है कि कोई विद्यार्थी मुझसे कुछ पूछ रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी मदद कर देनी चाहिए, रहने दीजिए। मुझे पता है जब मैंने कह रखा है कि नियम ये है तो उसका अवहेलना नहीं होनी है, बस, है ना। तो एकदम बढ़िया से पढ़िए। चैट देखना जरूरी है बेटा मुझे, नहीं तो मैं सो जाता हूँ, मैं नींद का थोड़ा कच्चा आदमी हूँ, फिर मैं पता चला गया कि एकदम पढ़ाते पढ़ाते सो गया, इसलिए चैट ऑन रखता हूँ, ठीक है। अच्छा तो इधर देखिए साथियों, दिशाओं में ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, है ना, नीचे की तरफ होती है साउथ, राइट हैंड साइड पर होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वेस्ट, ठीक है। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो भारत के मैप में अगर हमको दिशाएं पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के मैप के पूरब की तरफ, ये भारत का मैप है, इसके पूरब की तरफ ये अपने बांग्लादेश, म्यांमार ये देश स्थित है, और इसके पश्चिम की तरफ इस तरफ हमारी गल्फ स्थित है, गल्फ कंट्रीज स्थित है। यानी कि भारत के पूरब की तरफ तो ये वाला क्षेत्र बता दिया, पश्चिम की तरफ ये वाला क्षेत्र बता दिया, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे पश्चिम से पूरब की तरफ धरती घूमती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सूरज इस पृथ्वी के ऊपर लटका हुआ था, यह देख रहा था अर्थ को। इसको बिल्कुल आसानी से समझिए, हमारा सन जो है वो ऐसा सन निकला हुआ है, पृथ्वी सामने बनी हुई है, ये पृथ्वी है, ऐसे समझिए। अब पृथ्वी को घूमना है, अगर मान लीजिए कि इस तरफ ईस्ट है और जहां हमारी कलाई बंधी है इस तरफ वेस्ट है, तो पृथ्वी कहां से कहां घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सूरज यही है, हम यो जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे पृथ्वी कोई प्लेन में थोड़ी घूमती है गुरुजी, कुछ पता है नहीं आपको, गोल गोल घूमती है। मैंने कहा हाँ भाई गोल गोल घूमती है, मैं वो गोल गोल भी दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि वेस्ट और ईस्ट का मतलब क्या है, प्लेनर रूप से समझिए। प्लेनर का मतलब ये है इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, हमने कहीं भी मान लिया, आप इधर वेस्ट मान लीजिए, इधर आपके समझ जैसे बैठे वैसे करिए, है ना। अच्छा फिर क्या है, अब हमने क्या किया, यहाँ सूरज को लिया, हमने क्या कहा कि ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो लो जी चल दिए। तो बोले सर एक बात बताओ, सूरज क्या मतलब एकदम डेड ऑनेस्ट टाइप का आदमी है क्या कि जहां पांव धर दिया अंगद की तरह हिलना ही नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो एकदम जमा हुआ है डेड ऑनेस्ट कि भैया मैं तो यही हूँ, तुमको चक्कर काटना है काट लो, दीवाने तुम हो हम नहीं, जरूरत तुम्हें है हमें नहीं, हम तो मंत्री जी हैं, चक्कर तुम्हें कटवाएंगे हम नहीं काटेंगे। तो भाई साहब ये बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। अब पृथ्वी को भी पता है कि चक्कर तो काटना ही है, पृथ्वी घूम घूम के चक्कर काट रही है। ये सूरज सुनना, बोले हाँ थोड़ी लाइट मारना। बोले क्यों, अगर लाइट नहीं मारेगा तो मैं जम जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, बोले बर्फ जम जाएगी, मेरी कुल्फी बन जाएगी। बोले अच्छा, तो सूरज फिर जो है प्रॉपर तरीके से इसको हीट दे रहा है। पृथ्वी को समझ में आया कि यार इसकी हीट तो मिल रही है हमें, कुल्फी बनने से बचा लिया इसने हमें, लेकिन अब मैं चक्कर तो काट रही हूँ पर मैंने पूरी तरह से मुंह जो है वो इसी की तरफ किया हुआ डांस करते समय, तो यार ऐसे करने से भी ना दिक्कत तो हो जाएगी। अगर मैं एक तरफ ही मुंह रखूंगी तो पता चल रहा है कि मेरा पीछे वाला जो मामला है वो ठंडा पड़ गया, पृथ्वी का पिछला मामला ठंडा पड़ गया। पृथ्वी कहती है कि ले यार थोड़ा घूम भी लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सिकाई हो जाए, जैसे भुट्टा सेकते हैं ना आप,
अंगीठी के ऊपर मतलब आपने लगा रखा है कि साहब कोयले की वो लगा रखी है, उस पे अंगीठी के ऊपर आप भुट्टा सेक रहे हैं घुमा घुमा के। बैंगन का भरता बना रहे तो बैंगन को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, शकरकंदी सेके चले जा रहे हैं। पृथ्वी को भी सब पता है कि पृथ्वी को जगह लाइट चाहिए। पृथ्वी को ये भी पता है कि सूरज बेटा तुम खुद अपने आप से तप रहे हो और हम जो है वो तुम्हारी ऊर्जा से तप रहे हैं। चलो हम तो केवल आवश्यकता के अनुरूप जानकारियां लेते रहेंगे। पृथ्वी जो है ना इस पूरे की पूरे सोलर सिस्टम का सबसे समझदार प्लेनेट है। इतनी परफेक्ट लोकेशन पर बैठा हुआ है कि आराम से हम जैसे जाने कितने ही जहां पर क्रिएचर जन्म लेते हैं और निकल लेते हैं। कारण हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, पीने का पानी भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है। मतलब इंसान की परवरिश के लिए लगता है पृथ्वी ही बनी थी। अच्छी बात है। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी है और घूमती है। अब हम एक बार के लिए मैप को देखते हैं। ये हमारा रहा मैप और हमने इस मैप में आपको इंडिया दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको इंडिया भी दिख रहा होगा। अगर आपको इंडिया दिख रहा है तो इंडिया के साथ साथ अब हम ईस्ट और वेस्ट की भी कल्पना कर ही लेते हैं। आपको इस मैप के अंदर देख करके अब म्यांमार को एक बार ढूंढ लेना है। म्यांमार किस तरफ है? हमारे पूर्वोत्तर की तरफ। ये हमारा पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है और आपको यहाँ पर म्यांमार दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस तरफ आपको ईस्ट दिख रहा है, ये रहा ईस्ट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ये गुजरात वाला हिस्सा है इस तरफ आप देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और क्या दिखाई दे रहा है? वो ये वाला क्षेत्र आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि सूरज यहाँ सामने लगा हुआ है, ये बल्ब जैसा सूरज लगा हुआ है। पृथ्वी को वेस्ट से ईस्ट घूमना है, यानी कि पृथ्वी घूमेगी इस प्रकार से। अब अगर आपको समझ में आ गया तो पृथ्वी का मोशन भी समझ में आ जाएगा। पृथ्वी इस प्रकार से, हमने कहा पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटे इसका मतलब ये है कि आप इस प्रकार से घूमते चले जा रहे हो। सोच के चलो कि आपकी आंखें जो है ना वो तो सूरज है और पृथ्वी आपके सामने से गुजर रही है फिल्म की तरह। फिल्म की तरह से मतलब ये हुआ कि आपके सामने यो घूमती हुई चली जा रही है। तो आपकी आंखों के सामने सबसे पहले क्या आया? आपकी आंखों के सामने सबसे पहले ये वाली जगह आई। अगर आपको नजर आ रहा है तो इसके सामने एक जगह और है, वो ये रही जिसे जापान कहते हैं। ये जापान है, ये जापान आपको दिख रहा है। साथियों ये जो जापान आपको दिख रहा है, एक मिनट हो जाओ मुझे पकड़ लेना से। हाँ जी, अब आपको, हाँ भाई ये आपको जापान वाला क्षेत्र दिख रहा है। आपको ये वाला क्षेत्र जापान है जो भारत के ईस्ट में है। हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ मतलब इंडिया वाली साइड आनी चाहिए। अब हमें देखो ये इंडिया वाली साइड आने लग गई, ये इंडिया वाली साइड आने लग गई, ये इंडिया वाली साइड चलने लग गई, ये साइड चलने लग गई, ये साइड चलने लग गई और पृथ्वी घूमने लग गई। फिर से जापान आ गया, देखो ये फिर से, एक मिनट, ये फिर से जापान आएगा, ये आ गया। ठीक है, फिर से जापान आ गया, फिर से इंडिया आ गई, फिर से ये हो गया। पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर काट रही है, फिर से आ गया, फिर चक्कर काट रही है। ऐसे करते करते हमने 24 घंटे के अंदर पृथ्वी को चक्कर काटा दिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्योंकि हमारे सामने जब हमने घूमना शुरू किया था तो जापान को देखा था, आपने भी देखा होगा, जापान तो दिख ही गया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है। अब सोचिए इतने कम दाम में आपने जापान भी घूम लिया, पृथ्वी घूम ली और क्या चाहिए आपको, कितना सा सब्सक्रिप्शन लिया है। हाँ जी, अब आप देखिए इधर की तरफ आपने जब जापान देखा तो बेटे इस जापान को देखने के बाद में आपको एक अंदाजा लगाना है। यहाँ पर इस जगह पर इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन किधर है? इसके बगल में, ये रहा। यहीं से सूरज का जो डे 1 होता है, यानी सूरज जब सबसे पहले यहाँ आता है, इसीलिए जापान को सूर्योदय का दिन कहा जाता है। इसीलिए जापान को सूर्योदय का दिन, यानी सूरज सबसे पहले यहीं उगता है, इसीलिए इसे सूर्योदय का दिन कहा जाता है, सनराइज का डे। हम सनराइज से, यानी कि अगर दिन निकलता है 12 बजे, रात को 12 बजे हम दिन मान रहे हैं, तो हमारे जब 12 बजे 00 को असल में जापान में उस दिन निकला है। अब हमने क्या किया, इसके बाद में हम इस तरह निकले, इस तरह निकले, इंडिया आ गया, समय निकलता गया, इंडिया आ गया, सूरज चढ़ता गया, हम थोड़ी देर बाद आए, फिर पैसा वेस्ट आया, फिर वेस्ट आया, फिर वेस्ट आया, हम चलते जा रहे हैं। सबसे एंड में कौन आके पहुंचा? सबसे एंड में आके पहुंचा अमेरिका। देखो ये रहा ऊपर बैठा हुआ, ये अमेरिका ही तो है, ये सबसे एंड में आया। फिर वापस इस पैसिफिक ओशन को खत्म किया, फिर ये इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई, फिर जापान आ गया। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकल रहा है? सबसे पहले सूरज निकल रहा है जापान में, और सबसे एंड में सूरज कहाँ निकल रहा है? तो अमेरिका में निकल रहा है। अर्थात सूरज के सामने पृथ्वी को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगा। 24 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगा टेक्निकली, मतलब 23 आवर्स 56 मिनट, लेकिन हम इसको लमसम बोलते हैं 24 आवर्स तक। तो 24 आवर्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पृथ्वी ने अपना पूरा इस प्रकार से
चक्कर कंप्लीट किया कि उस चक्कर में जापान से लेकर के दोबारा जापान आने में, पृथ्वी के घूमने पर दोबारा जापान आने में 24 घंटे लगे। आ गई बात समझ में? ये पृथ्वी का घूमना समझ में आ गया होगा। यही वो कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सर एक बात बताइए, पृथ्वी उल्टी घूम जाती तो क्या होता? आपके मन में कई बार सवाल आता है, सर हम जापान से सीधा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका चले गए तो क्या होता? वो सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल डेट लाइन के क्या मायने हैं, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है। डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ भाई, अब देखिए, रोटेशन का मतलब समझ में आ गया। अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और इस प्रकार से रोटेशन के कारण क्या हो रहा है? दिन और रात का निर्माण हो रहा है। अब आप पूछेंगे दिन का क्या मतलब है? यार देखिए, जब अपनी तरफ, अब आप ऐसे सोचो, अब मैं इस ग्लोब को आपको दिखा रहा हूं, है ना? इस ग्लोब को आप देख रहे हो, आप नोटिस करो, आप मेरी इन दो फिंगर्स के बीच का ही तो ग्लोब देख पा रहे हो। अब आप सोचो, मैं एक बार के लिए ना आपको यहां से दिखा रहा हूं, मेरा मैंने जहां से पकड़ा हुआ है, पहले आप इस जगह को देखिए। अब आप ऐसे देखिए, यहां से लेकर के मैंने फिंगर चलाना शुरू किया, आप ये सॉरी, आप पूरा पूरा ये क्षेत्र देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। अब मेरे इस नाखून को देखते जाइए, जो इस फिंगर का नाखून है ना, इसे देखते जाइए। ये चलता जा रहा है, 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 यहाँ पहुंच गया, चलता जा रहा है। अब आप देखना, आपको दिखना बंद हो गया। आपको फिंगर छोड़ो, मेरा हाथ भी दिखना बंद हो गया। मतलब जो आपको दिख रहा है भाई, सूरज सामने है ना, सूरज सामने है तो पृथ्वी के 180 वाले पोर्शन पर ही लाइट मार सकता है अधिकतम। अब 180 पर ही लाइट मार सकता है, मतलब दिन यही दिखेगा, पीछे अंधेरा है, रात है। तो दिन और रात क्यों बन रहे हैं भाई? जहां दिन है वहां रात क्यों आएगी? क्योंकि फिर ये हिस्सा घूम करके अपने पीछे वाले हिस्से को आगे ले आएगा। 24 घंटे के अंदर पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा, तो दिन और रात बन जाएंगे। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आगे बात समझ में? बच्चे कई बार इसे भी गलत कराते हैं। क्या गलत कराते हैं कि साहब दिन और रात क्यों बनते हैं? अब वहां पे ऑप्शन दे दिया जाता है रोटेशन के कारण और रेवोल्यूशन के कारण। रिवॉल्व करती है पृथ्वी, रिवॉल्व करती है। अब कईयों के दिमाग में डाउट आ जाता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो 365 दिन में चक्कर लगाती है, उसके कारण तो नहीं होता कहीं? आ रही बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है। रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी साथियों को? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे चलते हैं। तो बेटा, अब हमने ना इस पृथ्वी को घूमने का कंसेप्ट सीख लिया और हमने एक पहला कंसेप्ट सीख लिया। ये यूपीएससी के अंदर भी आया हुआ सवाल है, इतना सही, ये शुरुआत वाला सवाल। क्योंकि बच्चा उस समय टेंशन में इतना होता है कि जल्दबाजी के अंदर गलती कर जाता है। क्या गलती? वहां दिखा दिया दिन और रात क्यों बनते हैं, अरे यार इतना आसान सवाल है, मुझसे पूछ लिया गया है, लो लो फटाफट लिखो लिखो, रिवॉल्व लिखो, बस खत्म, है ना? तो इसको आपको समझना होगा। चलिए, द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अरे वो जो 180 मैंने दिखाया था, मैंने 2 उंगलियां लगा दी यूं, जहां पर, यानी एक प्रकार से समझो, एक तो ये और एक यूं, माला पहना दी। सूरज इतना ही तो दूर है भाई। इस लोहे की पट्टी को आप यूं देखो, ये पट्टी यहां लगी हुई है। अब ऐसी पट्टी एक यहां और लगा दो, ऐसी की ऐसी, उससे उस तरफ का क्षेत्र तो दिख रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस सर्कल को जो बनी हुई है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा है, रोशनी का वृत्त। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आइए, अर्थ रोटेट ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में घुसती है। हमारे ना राजस्थान में कई डांस होते हैं जो लोकल डांस है, वो कैसे होते हैं? अब देखिए, एक बालक ने मुझे मैसेज भेजा है, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको मेल भी किया था, क्लास के बाद आपसे करना था प्लीज। बेटा हीरा, ठीक है, लेकिन फिर से तुमने चीटिंग करी है ना? मत करो। इसका पनिशमेंट, आज तो तुम नए हो इसलिए हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं, आगे से हम पनिशमेंट भी देंगे इसका। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, है ना? लास्ट में बात करेंगे, चिंता मत करो, कोशिश करेंगे कि सबसे बात हो जाए, है ना? रुको, आगे सुनो। अब हमारे यहाँ पे तो कई डांस ऐसे होते हैं जिसमें डांस करते समय महिलाएं थोड़ा झुक करके डांस करती हैं, है ना? मतलब लोकल फोक डांस है, मतलब उन्होंने घूंघट निकाला हुआ है, हल्का सा झुके हुए हैं और गोल 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 घूमते हुए डांस कर रही है ना? अच्छा, अब वो जो घूमते हुए डांस कर रही है, पृथ्वी भी ऐसी कर रही है, गोल तो घूम रही है लेकिन थोड़ा झुक के घूम रही है।
इससे क्या फायदा होता है सर? तो भाई अगर झुक करके घूम रही है, हाँ, कई तरह से नागिन डांस कर रही है, हाँ, नागिन डांस, सही है, नो कमेंट्स। Earth's rotation axis make an angle of 23.5 degree with the normal. That is, it make an angle of 66.5 degree with the orbital plane. Orbital plane is the plane of Earth orbit around the sun. अब इसका क्या मतलब हुआ? इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए साथियों, हमने पृथ्वी को यहाँ पर समझने के लिए ये समझा कि माना अगर पृथ्वी पैरेलल होती, यानी एकदम सीधी होती, इस प्रकार जैसे दिख रही है ऐसी ही होती है ना। अच्छा, पृथ्वी सीधी होती, तो पृथ्वी सीधी होती तो ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाली जो सीधी सी लाइन दिख रही है, विचार करिए, पृथ्वी टेढ़ी ना होकर ऐसे होती, ठीक है। सूरज यहां होता, पृथ्वी चक्कर लगा रही हो, तो साथियों ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसी को ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता। क्या कहा जाता? ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता। दिस वुड नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई बात? अच्छा, अब हमने ये कहा, मतलब पृथ्वी सीधी होती तो ये ऑर्बिटल प्लेन होता। अब आप कह रहे हैं सर एक बात बताइए, पृथ्वी तो अभी भी सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक मिनट के लिए, सूरज की चारों तरफ, ये देखिए सर, पृथ्वी तो झुक करके भी चक्कर ही लगा रही है, तो ऑर्बिटल प्लेन आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा मतलब, बोले सर चक्कर, आपने कहा चक्कर लगाती तो ये यूं होता। सर मैं तो ये मानता हूं ये ऐसे ही तो है, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा तो बोले सर यदि ऐसे ही है तो आप में से कईयों के दिमाग में एक सवाल बनेगा, पता नहीं आपके बनता है कि नहीं बनता, मेरे जरूर बनता था। वो क्या बनता था? आपको कैसे पता चला कि पृथ्वी झुकी हुई है? पॉइंट है भाई, मेरे लिए तो यही सीधी है, क्योंकि मेरे को ऐसी तो लग रही है, गोल गोल है, गोल गोल अभी भी है, गोल गोल अभी भी है। सर एक काम करो, ये लाइनें मिटा दो आप, है सर, ये वाली लाइनें मिटा दो आप, और लाइन मिटा करके सर मेरा सवाल सीधा सा है, वो उठा करके बता दो कि सर लाइनें मिटा करके पृथ्वी झुकी हुई है कैसे पता चला? पॉइंट है ना। 23.5 पर आपको कैसे पता 23.5 ही झुकी हुई है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बताते हैं साथियों। असल में मुद्दा ये है कि आप जब पृथ्वी को झुकने की बात करते हैं ना, असल में इस समय पर आपको ये दो चीजें नोटिस करनी होती है। अब आप पूछेंगे ये क्या आ गया? ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब बोले ये क्या होती है, हम पढ़ाएंगे चैप्टर में, आगे चल के आएगी। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र में ना बच्चों मैग्नेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैग्नेट, चुंबक। आपको कैसे भरा? चुंबक भरा हुआ है। मैंने कहा यार टेक्निकली ना अंदर भरा हुआ तो निकल और आयरन है। बोले तो उसको मैग्नेट कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बेटे लेकिन निकल और आयरन जो है वो इतना ज्यादा चार्ज अवस्था में है क्योंकि गर्म है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है खुद की अक्ष पर, ये तो कंफर्म है। बोले हाँ पता है। और बोले अगर ये पता है और थोड़ी भी बेसिक साइंस पढ़ी, बेसिक साइंस बोले कहां तक की चाहिए थी? मैंने कहा अब तक तो 10th की पढ़ ली हो, हालांकि पहले 12th तक में आता था, अब 10th में भी आने लग गया। क्या? अगर चार्ज घूमता है, अगर चार्ज घूमता है या इलेक्ट्रिसिटी घूमती है तो मैग्नेट का उत्पादन होता है। बोले ये तो नहीं पढ़ा। मैंने कहा भाई अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। बोले क्या? मैंने कहा आपने शायद जनरल साइंस में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, जनरल साइंस में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे। उनमें से एक क्वांटम नंबर पढ़ते हो जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोले हाँ सुना तो है। उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब जन्म कैसे हुआ? आंसर है इलेक्ट्रॉन के घूमने से हुआ। उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जन्म कैसे हुआ? चार्ज के घूमने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जन्म हुआ। बोले अच्छा इसीलिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उससे मैग्नेटिज्म पैदा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल। अब सोच के देखो अपनी अर्थ के अंदर तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
तब तो यार बहुत भयंकर मैग्नेट पैदा हो गया होगा। आपने कहा सर मैग्नेट पैदा हो गया होता ना तो साहब इस पृथ्वी से लोहा चिपक के रह रहा होता, हट ही नहीं रहा होता। तो मैंने कहा बेटे लोहा अभी भी चिपका हुआ है पर तुम्हें लगता है कि वो लोहे की नेचर है। बोले मतलब? बोले बेटे तुमको जो लोहे का बार दिखाई पड़ता है जिसको आप उठाते हो, वजन को उठाते हो, वेट को उठाते हो, तो तुम्हें 1 किलो का दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये 1 किलो इसका वजन है, असल में वो मैग्नेट है जिसने उसको रोका हुआ है अपने ऊपर। उसका वजन अगर अंदर मैग्नेट ना हो तब तो वो हवा जैसा है। बोले मतलब? अरे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने टन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में हजारों टन वजन लिया हुआ है और हवा में तैर रहा है। इतना ज्यादा वजन लिया हुआ है और हवा में तैर कैसे रहा है? उसको वहां पर कोई मिल ही नहीं रहा मैग्नेट जैसी चीज। टेक्निकली अगर वो अर्थ के नजदीक होता तो धूम से नीचे गिरता, तो वहां बस मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है उसको। कुछ समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करना। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बना, सर देखिए आपकी सारी बातें तो सही है लेकिन एक बेसिक सवाल है मेरा। मैं कहा बताओ। सर इसका मतलब तो बचपन में हमने देखा था कि लोहा जो है ना वो चुंबक से चिपकता है। सर प्लास्टिक थोड़ी चिपकता है, लेकिन वजन तो प्लास्टिक में भी होता है। लोहा चुंबक से चिपकता है लेकिन सर प्लास्टिक में भी वजन होता है, फिर क्यों? पॉइंट तो सही है मेरे प्यारे बच्चे। वो जो लोहा चुंबक से चिपक रहा है ना, जो आप लोगों ने प्रयोग करके देखा था कि मैग्नेट आई और चुंबक चिपक गई, वो असल में वो वाला मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिज्म है उसका, फेरी मैग्नेटिज्म जिसे आप कहते हैं, फेरो मैग्नेटिज्म जिसे आप कहते हैं। लोहे की प्रवृत्ति है कि वो अपने अंदर और ज्यादा गुण विकसित कर लेता है। जब भी उसके नजदीक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी उसके नजदीक कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो अपने आप को और ज्यादा अलाइन कर लेता है उसके अकॉर्डिंग। वो उसके अंदर नेचर है, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये है कि चिपक तो हम सब भी रहे हैं, बिल्कुल। हम जितने भी लोग, वो जो न्यूटन ने प्रयोग किया था ना कि पृथ्वी पर एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, पृथ्वी पर एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, असल में उस एप्पल को भी ग्रेविटी खींच रही है। जो असली मैग्नेटिज्म है वो ग्रेविटी है। और भैया इसका तो फॉर्मूला है कि जो ग्रेविटी है वो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पर लगती है। देखिए मैं पढ़ाते समय ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपस में मिक्स करता हूँ। बात करते करते मैंने साइंस भी मिक्स कर दी, मैंने बात करते करते ज्योग्राफी भी मिक्स कर दी, अब मैं फिजिक्स की भी कुछ बातें मिक्स कर दिया, अब ग्रेविटी के साथ में मैंने फिजिक्स थोड़ी सी और मिक्स कर दी, है ना। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज m1 m2? इट्स a mass of one unit, mass of another unit, इन दोनों यूनिट के मास का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स। बोले सर बाकी तो सब छोड़ दो, मुझे ये बता दो कि m1 m2 का मतलब द्रव्यमान से है। मैंने कहा बिल्कुल समझ लो, दो चीजें जितनी भी भारी होंगी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो सर एक मिनट रुक जाइए, अगर आकर्षित करेंगी तो मैंने मान लिया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और हम लोग सब छोटी छोटी मैग्नेट है, बस इतना मान लो? बोले बिल्कुल मान लो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, देखो बचपन में अपन को एक चीज सिखाई गई थी, एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा है। मैग्नेट को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो बताइए कितने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, है ना। अगर मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो वो जितने टुकड़ों में टूटेगा वो हर टुकड़ा अपने 2 पोल रखेगा। वो जितने टुकड़ों में टूटेगा उसमें हर टुकड़ा अपने 2 पोल रखेगा। आ रही बात समझ में? तो पृथ्वी चूंकि एक है इसलिए पृथ्वी के भी 2 ही पोल होंगे। अगर पृथ्वी एक है तो पृथ्वी के भी 2 ही पोल होंगे। पृथ्वी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो इसके अंदर और पोल निकल आएंगे। बस पृथ्वी को मैंने स्लाइस की तरह 4 काट दिया तो इसके अंदर भी 4 पोल अलग से क्रिएट हो जाएंगे।
पृथ्वी एक है, तो इसका मतलब पूरी मैग्नेट के अंदर दो पोल हैं, और दो पोल में से एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है। एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है। तो पृथ्वी के अंदर बीइंग ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल इसके ऑर्बिटल प्लेन से, जिस प्लेन में ये चक्कर काटने के लिए घूम रही है, वो 23.5 डिग्री दूर है। पृथ्वी 23.5 डिग्री घूमी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नॉर्थ पोल है वो ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री घूमा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये 23.5 डिग्री टिल्ट करने का मतलब क्या है? ये 23.5 डिग्री जो आप देख रहे हैं, ये है क्या? ये राइट एंगल टू ऑर्बिट, यानी कि सूरज के चारों तरफ तो ये यूं ही घूम रही है, पृथ्वी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है। हमें से कईयों को लगता है अरे भाया ये तो थोड़ी टेढ़ी हो रखी है, हम तो बस गिरे नहीं, ये तो टेढ़ी टेढ़ी घूम रही है, यूं यूं घूम रही है, हम तो बस गिरे नहीं। अरे महाराज, पृथ्वी तो सीधी घूम रही है, वो तो एकदम सीधी जैसे होनी चाहिए। लेकिन आपने कंसेप्ट डेवलप करने के हिसाब से नॉर्थ पोल, चूंकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैग्नेट के हिसाब से आपने पोल का डिसीजन कर लिया। अब आप पूछेंगे सर यहां पर दो चीजें और लिखी हुई है और उसमें एक गड़बड़ है। भाई इतना समझ में आ गया हो तो थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, पहले तो ये बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। बढ़े आगे? अच्छा, अब हमको मैग्नेट तो क्लियर हो गई। अब जब हमको मैग्नेट क्लियर हुई तो हमको झुकना भी समझ में आ गया। अब सर एक बात बताइए, आपसे कुछ विद्यार्थी एक सवाल पूछ रहे हैं, सर साउथ आपने ऐसे ही क्यों माना? भाई आपके अकॉर्डिंग जो पोल्स हैं उन पोल्स को इस प्रकार से माना गया है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। कई जगह मैग्नेट जब वर्ड यूज करते हैं तो ऊपर लिखते हैं ऊपर मैग्नेटिक साउथ, नीचे की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसा क्यों? देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनको हो सकता है, एक विद्यार्थी बहुत देर से एक अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहा है, दैट इज ए कंफ्यूज्ड। वो विद्यार्थी सोच रहा है कि सर उसके लिए दोबारा से इस लाइन को बोल के सुनाएंगे। बोल के तो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी की यही सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि वो इस वीडियो को कितनी भी बार देखने की आजादी देता है। तो आप उसको कितनी भी बार देखें, समझते चलें, ये गजब फैसिलिटी दिया अनअकैडमी ने कि हम उसी चीज को दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि अनअकैडमी के वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं। तो उस कंफ्यूज प्राणी से निवेदन है कि वो थोड़ा सा समझ के अंदर एनरिचमेंट करे और ये ना समझे कि वो किसी मतलब प्रिलिमिनरी एजुकेशन की क्लास में बैठा हुआ है, जो बच्चों की क्लास होती है ना कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है तो मैडम फिर से बेटा ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, हम मास को एक साथ साथ में लेके चल रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में बच्चे इस समय लाइव होकर के सुन रहे हैं मुझे। मैं एक जनरल कंटेंशन क्रिएट करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए, चलो बच्चों, मुझे मैग्नेट की हमने एक प्रवृत्ति सुनी है, मैग्नेट में पोल तो होते हैं ये तो पता है हमें, हमने कहीं भी लिख दिया, इधर नॉर्थ लिख दिया, इधर साउथ लिख दिया। मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां निकलता है? मतलब जो मैग्नेटिक वो निकलती है ना, वेव्स निकलती है, वो कहां से कहां निकलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती है। मैग्नेटिक फ्लक्स यूं निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है। अच्छा, तो अब आपके मन में सवाल बना, बोले सर एक मिनट बताइए, पृथ्वी पर आपने जो मैग्नेट को देखा, यानी अपनी पृथ्वी, यानी ये जो अर्थ है, गोला जो है, जिस गोले पर हम रह रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेट है, ये तो आपने बता दिया। मैग्नेट जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, ये भी आपने बता दिया, यूं है, बस टेढ़ा है पर मेरा है, क्या कर सकते हैं, हमने सर मान लिया। अब मुझे ये बता दो कि इस अर्थ के अंदर नॉर्थ किधर है? मैंने कहा यार देखो इसको बताने में ना थोड़ी दिक्कतें हैं। बोले क्या दिक्कतें? बोले मुझे ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना पड़ेगा मतलब? मैंने कहा यार यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकल के कहां से कहां जा रहा है।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से कहां निकल के जा रहा है? आप में से कई विद्वान सोचेंगे ये तो ल्यूसेंट में दे ही नहीं रखा कुछ भी, और सर ने तो कहा था ल्यूसेंट पढ़ने वाले अच्छे ग्रेट होते हैं। तो अब क्या हुआ भाई, ये वाला जो फ्लक्स हमने आपको मूवमेंट करते हुए दिखाया, ये कहां से कहां निकला? नीचे से जा रहा है सर ये। तो सर एक बात बताओ, पृथ्वी अगर मैग्नेट है तो पृथ्वी में क्या नीचे की तरफ नॉर्थ पोल है क्या? मैंने कहा एकदम सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। पृथ्वी में नीचे की तरफ नॉर्थ पोल है। अरे बाबा, आपने तो हमारे से कंसेप्ट ही हिला दिए। बोले मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि ये वाली जो जगह है ये नॉर्थ है? सर हमसे नहीं चलेगा इतना, आपने क्या ही क्या कर दिया। हम तो अभी तक साउथ पोल मानते आ रहे थे इसको। अरे मैंने कहा बस आज आज के लिए पता किया है आपने, और आज ही भूल जाना है ये लाइन, आज ही भूल जाना है। बोले क्यों? मैंने कहा भाई ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है जिसका कोई यूज नहीं है, हम ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं, हम मैग्नेट पढ़ने नहीं बैठे। ओके, हम मैग्नेट पढ़ने नहीं बैठे हैं। हमने कहा जी हाँ, हम ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं, और ज्योग्राफिस्ट्स ने अपने हिसाब से पहले ही डिसाइड कर रखा है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट। वो पहले से ही कर रखा है उन्होंने। उसमें मैग्नेट को एंट्री मत कराओ। वो तुम्हें उस समय उनको मैग्नेटिज्म के साथ में उन्होंने सारी चीजें नहीं जोड़ी थी, बस उन्होंने तो केवल वो बता दिया कि भाई गोले के ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। बोले समझ गए सर। अब सर हमको ये बात तो समझ में आ चुकी कि जो मैग्नेट है ना, उस मैग्नेट में दो पोल है, लेकिन हमें भूल जाने हैं। हमें भूल इसलिए जाने हैं सर क्योंकि इसमें आप में से कई लोग पूछते होंगे सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सर ये ऐसे निकल करके यूं यूं घूम करके गोल गोल घूम के इधर आता है सर, तो सर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा यार देख लो, फ्लक्स जहां पे दिखाई दे रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ता है। सर सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड? मैंने कहा यार जहां फ्लक्स इतना दूर से निकल रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा? अच्छा, इक्वेटर पर यही कारण है। हमने कहा समझ आई, सारा बेसिक कंसेप्ट डे वन में सीख रहे हैं। आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। कई लोगों ने, देखिए एक एक चीज और होती है, मैं आपको वो और बताता हूँ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस मानसिकता के साथ भी आते हैं, मैंने तो पैसे दिए, पैसे दिए तो समझाना तो सर की जिम्मेदारी है। अब जब सर की जिम्मेदारी है समझाना, तो अपन तो आराम से बैठेंगे। ऐसा कतई नहीं होता है। हम अगर मन में पूर्व धारणा बना लें कि हमें चीज समझ में नहीं आ रही है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं समझा सकती। पूर्व धारणा बहुत खराब चीज है। आज आप में से कई विद्यार्थी जो कि पैसे देके बैठे हैं, फिर भी वो ये सोच के बैठे हैं, सुन देखते तो यार इसमें ऐसा है क्या, ये टीचर मतलब इसको बहुत तारीफ सुनी है इस टीचर की, ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है? और कहता है कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, मैं यही पढ़ाता हूँ। देखते इसमें है क्या है। आज आप में से कई लोग तो पहले दिन पेटी पैक करके बैठे हुए हैं, देखते ऐसा है क्या इसमें। बहुत बहुत माहौल बना रखा है खामखा का, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये है वो है। देखते हैं आज कई पेटी पैक करके बैठे हैं, और वो बेचारे पेटी पैक के चक्कर में ना 4 दिन तक कसम खा के बैठेंगे कि समझना ही नहीं है कुछ। और पता 4 दिन बाद क्या होगा? 4 दिन बाद हम इतना आगे निकल चुके होंगे कि वो ये भी गायब उसका बेचारे का, और वो आगे वाला भी गायब होना ही है क्योंकि पिछला गायब है। तो ऐसे सभी महानुभावों और बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, आप मुझे जज करिए, पूरे सेशन जज करिए, जब तक चलता रहे तब तक जज करिए, लेकिन आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए से मतलब है आज का दिन भी वेस्ट मत करिए, है ना? आज का दिन भी वेस्ट मत करिए, पढ़ते चलिए, जज करते रहिएगा पैरेलली, जब मौका मिले कि आप बेकार आदमी है छोड़ो, क्या है ना? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक की सारी बातें? तो हमने क्या सीख लिया? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पोल्स के हिसाब से झुकी हुई है। घूमने का पोल उसका अलग है, घूमने का पोल जो है वो ऑर्बिटल पोल है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इसे बॉल के रूप में दे दूं, तो मेरे बच्चे मतलब मेरी 2 बच्चियां हैं, तो इन दोनों इस बॉल को सीधा करके खेलेंगी। मैं उनको पकड़ा दूं कि लो बेटा खेल लो, तो वो ऑटोमेटिकली कहेंगे बॉल ही तो है, कहीं से भी खेल लो। लेकिन आप लोग जब खेलो इस बॉल से, तो ये टेढ़ी इसलिए कर रखी है हमने क्योंकि ये पोल जो है वो मैग्नेट के हिसाब से दिखा रखे हैं
अक्ष तो इसकी यों ही है। घूमते समय तो ये जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अब कईयों के ऊपर से निकल गया, सर सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने का क्या मतलब है? मैंने कहा यार देखो, आप ये समझो कि इस मैप के नीचे की तरफ ना एक बोल्ट लगा हुआ है, शायद यहां पर दिख रहा है, ठीक है, इधर की तरफ देखिए, यहां पर एक बोल्ट सा, मैंने पता नहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। यहां पर इस जगह से लेके ऊपर तक मैंने एक रस्सी बांधी यूं करके, मैंने रस्सी बांधी, मतलब मैंने इस बॉल को यहां से छेद करके इसको लटका दिया यूं करके। अब लटका दिया और फिर मैंने कहा कि बेटा तुम जो है ना लटकी हुई बॉल के रूप में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाओ। बोले सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा कोई भी गोल वस्तु को अगर आप ऐसे पकड़ करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगवाओगे, गोल 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 घुमाओगे, तो ये जो झुकी हुई जगह है इसको झुका रहने दो। आपने तो यहां से पकड़ करके इसको घुमाना शुरू कर रखा है। मान लीजिए इसी ग्लोब को बांध लो, हाँ ये लो, मैंने इसको ऊपर से पकड़ लिया, अब ये झुका हुआ भी है और ये घूमने की स्थिति में भी है, झुका हुआ भी है और घूमने की स्थिति में भी। ये झुका हुआ भी है और घूमने की स्थिति में भी है। देखिए झुका हुआ भी है और घूमने की स्थिति में भी टेढ़ा की टेढ़ा है। इसका नुकसान या फायदा क्या हो रहा है? नुकसान यह है कि सूरज जब रोशनी मारता है तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि केवल 180 डिग्री तक ही रोशनी जाएगी, केवल 180 डिग्री तक ही रोशनी जाएगी, जिसे आपने इल्यूजन सर्कल कहा था। लेकिन इसका 180 ऊपर वाले बिंदु से लेके इस वाले बिंदु तक है। इसका 180 अगर मैं यूं पकड़ के चलूं तो इसका 180 इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट से लेकर के इधर तक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब फिर से समझिए, लाइट को 180 डिग्री तक जाना है, 180 तक जाना है का मतलब हुआ कि लाइट जो है वो इस बिंदु को टच करेगी, इस बिंदु को टच करेगी, इस बिंदु को भी टच करेगी। भले ही धरती घूमी हुई हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो बोले कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, आपने इधर की तरफ नॉर्थ लिखा हुआ था, इधर साउथ लिखा हुआ था, लिखा हुआ था? बोले हाँ, लेकिन जो सूरज की रोशनी आ रही है वो नॉर्थ तक ही सीमित नहीं रही। तो मैंने कहा वो तो 23.5 डिग्री आगे तक और चली गई, वो तो 23.5 डिग्री आगे तक और चली गई। बोले हाँ कुछ तो सही सा कह रहे हो आप। और मैंने ऐसे ही नीचे की तरफ जो आ रही है वो साउथ तक नहीं गई, तो मैंने कहा वो तो यहीं रुक गई। बोले कितनी डिग्री पे? मैंने कहा 66 डिग्री पे रुक गई, 66 पे। बोले ये कैसे हुआ? मैंने कहा यार देखो, इसके साथ में आपने 23.5 यहां देखा था, इधर 66.5 हो गया। पृथ्वी के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ 23.5 तक तो गया था, इसके बाद में 66.5, ये कुल मिलाकर के तो 90 रखना है। तो विद्यार्थी पूछ रहा है ऊपर नीचे का एंगल अलग क्यों है? अच्छा भाई बेटे, अगर मैंने सूरज की रोशनी यहां भेजी तो जो इससे आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा है वो मात्र 23.5 निकला हुआ है। अगर आप यूं रखते हो और इसको यूं घुमाते हो तो इसका 66.5 और इसका 33.5 तभी परपेंडिकुलर स्थिति बन के आती है। इसको मैं एक डायग्राम से और समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप समझ जाए। इधर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऐसे समझिए। भाई हमने सूरज की रोशनी यहां से भेजना शुरू की, सूरज की सीधी रोशनी टेक्निकली तो यहां तक आ रही थी, पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच गई। हमने कहा ना सूरज की रोशनी यहां तक, ये जो लाइट दिख रही है आपको, इस लाइट को देखिए, इस लाइट को देखिए, हम केवल लाइट की बात कर रहे हैं। साउथ पोल यहां से दूर है। बोले अच्छा, हमने इस सेंटर से कुछ डिग्री बना रखी है। क्या डिग्री बना रखी है? ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के हिसाब से, ये पोल्स के हिसाब से 90 डिग्री, ये 23.5 डिग्री सर्कल्स हैं ये। इसके बाद में आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सर्कल्स हैं। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये क्या है सर? अभी फिर बताता हूं। साथियों पृथ्वी को अगर हम सर्कल्स में बांटते हैं तो सबसे पहले 23.5, 23.5, ये वाली जानकारी
इकाइयों के ऊपर से जा रही होगी। परेशान मत होना, कल यहाँ से वापस भी शुरू करूंगा, बस केवल एक बार के लिए सुन लो कि मुझे भी पता है कि आप में से इकाइयों के ऊपर से जाएगी, उनको आते आते भी वो चीज भूल जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, कल वापस यहीं से शुरू करूंगा। फिलहाल के लिए बस समझ लो, पृथ्वी पर हमने कुछ इस प्रकार से एंगल बना रखे हैं, ये एंगल कैसे बनाए वो भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो, एक तरफ का 23.5, दूसरे तरफ का 66.5, कुल मिलाकर 90 होता है। वो कल कैसे होता है ये सब सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आज का सेशन यही रोकते हैं, समय पूरा हो चुका है। कैसे ये कार्य करते हैं, किस प्रकार से रोशनी जाती है, कैसे पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का निर्माण होता है, किस प्रकार से ऋतुओं का निर्माण होता है, ऋतुएं कैसे बनती हैं, सर्दी गर्मी कैसे आती हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें कल आपको प्रॉपर तरीके से यहीं से आगे के लेक्चर में सिखाई और समझाई जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं। कल से वही सारा शेड्यूल सिस्टम फॉलो होगा। शुरुआत की 5 मिनट जानकारी दी जाएगी कि क्लास कैसे चलती है, अंत के 10 मिनट कॉल पे बात की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।